अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। बच्चों, ये पार्ट 3 का 12वां चैप्टर है और ये लास्ट अध्याय है। टॉपिक है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। समझ रहे बच्चों? तो एक नए युग की शुरुआत क्या है, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका दौर खत्म होने वाला है और जो है एक डेमोक्रेटिक पंथ निरपेक्ष राज्य, गणतंत्र राज्य भारत का जो है एक नया संविधान बन के तैयार होता है और उसी के हिसाब से देश का जो है निजाम चलेगा। अब बच्चों, हमारे चैनल का नाम अमरीन पाठशाला है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, और पिछली हमारी जो है पार्ट 1, पार्ट 2, जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। देखो, दो बात पहले सेंटेंस में हमारे सामने आई है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और 26 जनवरी 1950 की इसकी डेट है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया। संविधान लाजमी था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयोग किया है। भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं मिली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी। राजनीति शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाजा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। समझ रहे बच्चों? अब बच्चों, यहाँ पे जो है आप ये साइन देखिए। आप दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर गए। देख रहे बच्चों, सरदार पटेल हैं इधर, कई लोग अलग अलग जो है हस्ताक्षर कर रहे हैं। देख रहे बच्चों, लगभग 3 साल के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन 11 सत्र हुए हैं और 100 दिन लगभग जो है 100 दिन बैठकों में गए हैं। उथल पुथल का दौर क्या है? संविधान निर्माण से पहले साल काफी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था।
विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडिया नेवी, शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ ही 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जन संहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई। असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों ने इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआत पंक्तियां इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से समग्रता से बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। ये जो है बच्चों, जो फिगर है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। ये देखते बच्चों, ये फिगर जो बताता है इसे आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों यहाँ पे एक फिगर है, इसे आप देखेंगे। विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही। देख रहे बच्चों, अब बच्चों यहाँ जो हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह निर्मम चुनाव का क्षण था। सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुराने जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से, हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्य को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन ने कहा कि कुछ महाराज तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठ के इसी भारत में स्वतंत्रता सत्ता का सपना बैठ के इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। संविधान सभा का गठन बच्चों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। देख रहे बच्चों, 1945-46 के जो प्रांतों में इलेक्शन हुए हैं
इसके पश्चात प्रांत के जो सांसद हैं वही जो है संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे और लगभग जो है 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य जो है चुने जाने का प्रावधान किया गया। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदार हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थीं। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक ने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों व सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। बच्चों, यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसका हम अध्ययन करते हैं। संविधान सभा का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे। पहले पे कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, फिर सरदार पटेल बैठे हैं। देखो बच्चों, मांग अच्छा है। मुख्य आवाजें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा, रचनात्मक दिशा ले, सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस ने इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ये तभी ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रह रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ अन्य वकील भी काम कर रहे थे। गुजरात के एम मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक B.N. राव थे। B.N. राव वे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभी सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे।
और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य के जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी बी.आर. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। देख रहे बच्चों, बी.आर. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। संविधान की दृष्टि। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13 दिसंबर 1946 को। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों व दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। देख रहे बच्चों, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू, मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ख्याल आ रहा है जहाँ राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खड़ा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले के अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब की मुश्किलें आई, जब उन संविधान सभाओं के लिए कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगे जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। देख रहे हो बच्चों, दृढ़ संकल्प। इसी के साथ ही मुझे हाल की क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसे दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। क्या नाम है बच्चों? सोवियत समाजवादी गणराज्य। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाए क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है, परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है।
कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? मैंने उन्हें कहा कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी, हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं है। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शकल सूरत कैसी होगी, यह अलग मसला है। आज के लोकतंत्र ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शकल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। मैं आशा करता हूं किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली, किसी संस्था विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हमें उससे बेहतर कुछ रच दे। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसा चाहे सरकार बनाए, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक। समझ रहे बच्चों? यह सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को ध्यान देख सकता है, यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। समझ रहे बच्चों? यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। देख रहे हो बच्चों, संविधान सभा बहस खंड 1 से ये लिया गया है। ये फिगर नीचे दी गई है, ये टेनिस कोर्ट की शपथ है बच्चों। समझ रहे हो? फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो रहा है। वहाँ के राजा ने कमरा भी इनको संविधान बनाने के लिए नहीं दिया, तो ये जो है खुले मैदान में ही तैयार करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया है? नेहरू के भाषण स्रोत एक की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है? नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है? संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्त व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वे भारतीय संघ के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से उभरेगी। वे इस बात पर भारत जोर देते हैं कि भारत के में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेनी जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था और लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। लोगों की इच्छा,
संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उन्होंने उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों की से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। समझ रहे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप, अंतरिम सरकार के सदस्य प्रथम पंक्ति बाएं से दाएं, इधर देखेंगे बलदेव सिंह, देख रहे हो। अब जो है जान मथाई हैं, सी रामपालाचारी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, आई चुंदरीकर, और फिर है आसफ अली। देख रहे बच्चों इनके हाथ में क्या है, ये ध्यान से देखो क्या है। और C.H. भाभा, बहुत भारतीय वैज्ञानिक है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अब द्वितीय पंक्ति बाएं से जगजीवन राम, ये रहे, बहुत बढ़िया नेता थे। जनफर अली खान, ये रहे। राजेंद्र प्रसाद, ये रहे। और अब्दुल निस्तर, अब्दुल निस्तर। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था, महोदय मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष व आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों को संतुष्टि पर आश्रित हो, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। देख रहे बच्चों, केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो योजना क्यों न बनाएं, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजों के साए में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों से मैं यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का हक नहीं, बल्कि यहाँ और सभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतिम सरकार भारत की जनता ने से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है।
वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावे का हल ढूंढ लेंगे। संविधान सभा बहस खंड 1 से लिया गया है बच्चों। अब हम यहाँ नेहरू ने सोचा क्या है कि ज्यादातर राष्ट्रपति नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी हाथ था और उसके सभी सभा कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू ने कहा कि आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा ने उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। अब जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया तो कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, तो भी वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। क्या बात है। जैसे जैसे प्रतिनिधियों की मांग बढ़ी, अंग्रेजों ने चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 का, 1919 का, 1935 का पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। एडविन मॉन्टेग्यू बाय ने ही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी, जिनके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधियों की व्यवस्था लागू हुई थी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधियात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों 1909, 1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10-15% हिस्से तक सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन ने ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। देख रहे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक फिगर आया है, इसको देखते हैं हम। देख रहे हो ये जो है एडविन मॉन्टेग्यू बाय ने ही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी, जिनके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित जो है रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था लागू हुई थी। एडविन मॉन्टेग्यू।
ये वाले बच्चे को। अधिकारों का निर्धारण। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूहों का कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों ने क्या अधिकार हो? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ होगा कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों में ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, लग विभिन्न समूह अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना, एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें। समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो, इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधि हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक ही सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली, उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आरवी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें लहसुन का फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से बढ़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़ों कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया, देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। अब बच्चों यहाँ पे एक वो है, 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता इटली के साथ वार्ता करने लंदन गए। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। बाएं सदाए लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह और पैथिक लॉरेंस, देख रहे हो, पैथिक लॉरेंस, अब पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के नेता थे, ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। उन्हें इस तरक पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुल्क देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो।
तब बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी, शासन में उन्हें प्रभावी जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी। देख रहे बच्चों, इन सारी दलीलों के पीछे एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के साँचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी, उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था, मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदाय के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्य उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोच पाते हैं। यदि हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है, सामाजिक पिरामिड का आधार भी, उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होंगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र व शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी। बेगम एजाज रसूल, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे। पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। और बच्चों, अब इसमें आया है कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग कर दिया गया तो वे कभी भी युद्ध को बहुसंख्यकों में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा भाव शुरू से उन्हें अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं, या वे भी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उसकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? मेरा विचार है कि अगर उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाता है और ऐसे हवाबंद कमरे में काट कर रखा जाता है जहां उन्हें हवा के लिए भी औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा। अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचिकाओं से जीत कर आते रहे तो कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। संविधान सभा बहस खंड 2 स्रोत 3 और 4 को पढ़िए। पृथक निर्वाचिकाओं के विरोध में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी, राजनीतिक एकता की स्थापना कर। देख रहे बच्चों, अब यहाँ खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। गोविंद बल्लभ पंत कहा कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए कम तथा औरों के लिए ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। यह खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं है। सारी निष्ठाएं केवल राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी लोकतंत्र में आप प्रतिस्पर्धी निष्ठा रख देते हैं या ऐसी व्यवस्था खड़ी कर देते हैं जिससे कोई व्यक्ति या समूह अपने
अपव्यय पर अंकुश लगाने के बजाय बृहत्तर या अन्य हितों की जरा भी परवाह नहीं करता, तो ऐसे लोकतंत्र का डूबना निश्चित है। ये कह रहे हैं बच्चों जो है जीबी गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। अब बच्चों केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक देश की जनता है। यहाँ पे समझ रहे बच्चों, सहारे की सीढ़ी चाहिए। अब रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधियों का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित करा। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की जनता का, और उसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का बड़े भरसक प्रयास कर रहे हैं। रंगाना आदिवासियों को भी ऐसे ही समूह में गिना। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता हूँगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। इसके बीच जब जब तक विद्रोह अव्यवस्था भी फैली हो, इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस संकल्प पर विश्वास करता हूँ कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें उन्हें आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वे रहते थे, उन्हें जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। समझ रहे बच्चों, अब यानी कि जहां जहां थे उनको वहां से हटाया गया है। अब हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। संविधान में दमित जातियां, डिस्प्रेस कास्ट के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने दमित जातियों के पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। देख रहे बच्चों, बिहार का अम्बेडकर। अब बच्चों, जो जो जयपाल सिंह है, ये आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। देख रहे हो। अब बच्चों यहाँ देखेंगे हम, महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी? दमित महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से
से समाज से कट जाएगा। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी? तो बच्चों, ये जो है अलग अलग आवाज़ उठा रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्यों जो मतलब छुआछूत का, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का वन है, उस सभी की जो है हिंदू मंदिरों में प्रवेश की, इन सभी की बात जो है, और नौकरियों में आरक्षण की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। समझ रहे बच्चों? अब जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन जी रंगा ने तो बता ही दिया है कि जो इस देश की जनता है वही जो है अल्पसंख्यक है। अब बच्चों, हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं को हटाना चाहते हैं। मद्रास की दक्षा यानी वेलायु धान की दलील थी। हमें सब तरह से सुरक्षाएं नहीं चाहिए, देश के कमजोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है। जो हम चाहते हैं वह यह है कि हमारी सामाजिक अपंगताओं का फौरन खात्मा हो। संविधान सभा में बहस कर रही है। बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों, इससे आगे की नेक्स्ट क्लास हम अगली क्लास में करेंगे इससे कवर। अभी यहीं तक लेते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।